तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 97 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था। देखो ये टाइम चल रहा था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की कंपनी का और अंग्रेजों के सरकार का। बहुत सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और फिर आपके भारत के वायसराय आए, जिनके टाइम में भारत में बहुत कुछ बदला। जैसे आपको पता है कि आपका भारत में रेलवे लाइन या फिर आपका ट्रेन हो गया, डाक सेवा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया। उसमें जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम जो भी कार्य हो रहे थे 99% कार्य जो है अंग्रेजों के फायदे के लिए थे। हाँ, फायदा हुआ था, भारत को भी फायदा हुआ, ट्रेन से फायदा हुआ, डाक सेवा से फायदा हुआ, बहुत सारी कुरीतियों को कम किया गया, वो भी फायदा हुआ। और इस दरमियान बहुत सारे अच्छे वायसराय भी आए और बहुत सारे बुरे वायसराय भी आए। ठीक है, जिसमें अभी आप जो नाम पढ़ने वाले हो ना, दो आदमी का नाम हम लोग लगातार देखने वाले, एक लिटन का और एक आपका रिपन का। लिटन जो था वो भारत विरोधी ही कार्य किया था, जो भी किया था, मतलब आप कहो कि वो अपने देश के फेवर में काम कर रहा था। और लिटन के द्वारा की गई बुराइयों को सही करने का प्रयास कौन किया था, वो आपका रिपन किया था, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो जैसे आज के टाइम में देखो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, तो इन सब के माध्यम से बहुत सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, राजनीतिकरण किया जाता है। लेकिन उस समय आपका सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और इसलिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रयोग किया जाता था ताकि लोगों के तक, जन जन तक जो आपका देशभक्ति का भावना है इसको फैलाया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि जब अंग्रेज देखे कि भारतीय अखबार, भारतीय पत्रिका, भारतीय पुस्तक जो है देशद्रोह का काम कर रहा है, देशद्रोह हमारे अकॉर्डिंग नहीं, देशद्रोह उसी अंग्रेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ उस पत्रिका में, उस पेपर में लिखा जा रहा था। तब अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसे कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके तहत हुआ कि कोई भी पत्रिका अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी छापेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, उसके मशीनों को जब्त कर लिया जाएगा। तो यही था आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और यह भारत का क्या था, तो वायसराय था। भारत का क्या था, वायसराय। कब से कब तक था, ये था आपका 1876 से लेकर के 80 तक। ठीक है, और इस एक्ट को जो आपको लाया गया था, इस एक्ट को खत्म कौन किया, रद्द कौन किया, तो ये किया था आपका, लिख लीजिएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया, खत्म किया। ठीक है, इसको खत्म कौन किया, तो आपका लॉर्ड रिपन खत्म किया। लाया कौन था, वायसराय लाया था। कब, सॉरी वायसराय नहीं, लिटन लाया था। और आपका कब लाया था, तो ये लाया था 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कब आया था, 1878 में। और खत्म कब किया गया, तो 2 सालों के बाद 1880 में। ठीक है, खत्म कब किया गया, तो ये आपका इसके द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसको आगे जाकर के क्या किया गया था, 1878 में इसके द्वारा लाया गया, 80 तक तो यही चला था। ठीक है, आगे जाकर के 1882 कर लीजिएगा इसको, 1882 में रिपन के द्वारा आपका इसको खत्म किया गया। रिपन के बारे में याद रखिएगा ना, पहली बात कि वो भारत के लिए सही काम किया था, उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिटन पे आते हैं। तो लिटन तो पहला ये एक्ट लाया, दूसरा आपका लाया आर्म्स एक्ट, दूसरा लाया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था, यहाँ पे आधा माह होगा, ठीक है, सही कर लेना। आर्म्स एक्ट, इसमें क्या था, तो आर्म्स एक्ट ये था ना कि बिना लाइसेंस का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं रख सकता है, हथियार नहीं रख सकता है। बिना लाइसेंस का कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता है। उसके बाद देखो ये क्या किया, उसके बाद ना ये क्या किया कि सिविल सेवा, ठीक है, वो सिविल सेवा जिसका एग्जाम लंदन में लिया जाता था, सिविल सेवा में एग्जाम देने का जो उम्र है ये 19 से घटाकर, ठीक है, ये आपका 21 से घटाकर, सॉरी गलती हो जा रहा है बार बार, सुनिएगा, सिविल सेवा में जो जाने का उम्र था वो 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया था, जो कि सही नहीं था। और इससे क्या हुआ कि भारतीय लोग को प्रॉब्लम इससे क्रिएट होने लगा। किसके द्वारा किया गया, लिटन के द्वारा किया गया। दूसरा याद रखिएगा कि लिटन के समय बहुत अकाल पड़ा था, ठीक है, अकाल बहुत ज्यादा पड़ा था, भारत की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। और उसी समय क्या हुआ था ना, इसी के समय पहला दिल्ली दरबार भी लगा था और लाखों रुपया खर्च किया गया था। अकाल से कई लाख लोग मारे गए थे। भारत में उस समय अकाल का दौर चल रहा था, बहुत खराब स्थिति चल रही थी और उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस वजह से लिटन
के बारे में बहुत ही इसको कहा जाता है ना कि क्रूर वायसराय था, ये बिल्कुल अच्छा इंसान भी नहीं था, तो याद रखिएगा इसके बारे में। और देखिए डफरिन, डफरिन के बारे में याद रखिएगा कि आईएनसी, आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ये किसके समय हुई थी, तो आपका डफरिन के समय हुई थी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत का पहला वायसराय था, यह भारत का पहला वायसराय था। इन सारी बातों को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा मध्य प्रदेश में झूम कृषि को, मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। सवाल ये कर रहा है कि झूम कृषि जो होता है इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में इसको देखिएगा ऑप्शन दहिया। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश में दहिया या बेवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दहिया और बेवर। बात करें झूम कृषि के बारे में, तो झूम कृषि को देखिएगा स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसको जो है स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और मेनली यह कृषि जो है कहाँ फेमस है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे आपका देखिएगा यहाँ पे असम हो जाएगा, असम, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, फिर देखिएगा यहाँ पे और भी हो जाएगा मेघालय, मेघालय, और एक आपका यूटी अगर लेना चाहें तो अंडमान निकोबार। तो इन सारे जगह क्या होता है, आपका झूम कृषि होता है। ठीक है, कहाँ होता है, ये आपका झूम कृषि होता है। इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, किसको, तो झूम कृषि को। ठीक ना, इससे आगे चीजों को याद रखिएगा। मेनली ज्यादा प्रसिद्ध है ये असम में। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिएगा मध्य प्रदेश यह कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन हुआ क्या, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश के 16 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के साथ एक राज्य अलग हो गया, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे एक नया राज्य का निर्माण हुआ, और इसमें मध्य प्रदेश अब क्या हो गया, अब ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है ये आपका 5 राज्यों से बॉर्डर लगाता है, और ये जो है आपका कितने राज्यों से, 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपके लिए यहाँ पे सवाल बन गया अच्छा सा, कि आप बताइएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको बॉर्डर का संख्या भी बताना है, मतलब राज्यों के बॉर्डर का संख्या भी बताना है, और उस स्टेट का भी नाम बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। कल ही हम लोग देखे थे कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। ठीक है, ईश्वरीय प्रसाद जो है ये आपके किस किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखिएगा कथक। ठीक है, कथक वैसे आपका ऐसे लिखाता है, ये आपका कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप और भी याद रखना कि जो कथक नृत्य से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध आदमी है जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, सवाल इनसे भी बन जाता है कि ये जो है बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से। और ये जो अगर घराना पूछेगा तो किस घराने से संबंधित है, लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित है कौन, तो ये हो जाएंगे आपके ईश्वरी प्रसाद। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद जो है कथक से संबंधित है। और आपको पता है कथक जो है आपका ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया जाता है, तो वैसे नृत्य या वैसे संगीत को जो बहुत पुराना हो, जिसका एक अपना सभ्यता रहा हो, जिसका अपना एक कल्चर रहा हो, जिसका अपना एक इतिहास रहा हो, प्रॉपर कॉस्ट्यूम प्रॉपर वे में आपका जो गाया जाता है, जो डांस किया जाता है, उसी को कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय 2024 के अकॉर्डिंग अभी भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो अभी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, कितने क्या बोल रहे हैं इसको, शास्त्रीय नृत्य, हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9। चलो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन है। पहले तो आना आप देख लेना, पहले केरला, केरला का 2 है, कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, एक हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, और एक हो जाएगा आपका कथकली, कथकली। ये दोनों कहाँ का है, तो ये है आपका केरला का। आगे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, एक हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक ना, एक हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक ना, उसके बाद देखिएगा कथक, कथक। उसके बाद फिर आप देख लेना मणिपुरी,
मणिपुरी, क्षत्रिय, ओडिसी, ओडिसी कितना हुआ, काउंट करो एक बार, जो कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, और एक अभी रिसेंट में नया नया जोड़ा गया है, ठीक है। किसे जोड़ा गया है, तो एक जोड़ा गया अभी नया नया, छऊ को, ठीक ना, छऊ, देखिएगा एक जोड़ा गया, एक सेकेंड, देखिएगा एक आपका जोड़ा गया छऊ, जो आपका झारखंड में होता है, ये देखिएगा एक जोड़ा गया आपका छऊ को। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य का है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा आपका साउथ के राज्य का, केरला का। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम हो जाएगा आपका, देखिएगा भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। कथक हो जाएगा आपका यूपी कह लो या उत्तर भारत कह लो, उत्तर भारत कह लो। मणिपुरी हो जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है मणिपुर का। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट राज्य असम का। ओडिसी भी आपको पता चल रहा है कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का। और ये आपका नया जो जोड़ा गया छऊ, ये आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है और आपका झारखंड में भी होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में भी होता है, आपका झारखंड में भी होता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है। G20 का पूर्ण सदस्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन से ही आप पकड़ लोगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो G20 का जो मेंबर होता है ना, वो आपका डेवलप्ड कंट्री सभी का मिश्रण होता है। और यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इसको डेवलप में है, भारत डेवलपिंग है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। SSC GD कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें G20 के बारे में, ठीक है, G20, तो इस वर्ड का मतलब ही क्या हो गया, इस वर्ड का मतलब ही हो गया ग्रुप ऑफ 20, और 20 क्या है यहाँ पे, तो कंट्रीज, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें कितने देश थे, तो 19 देश थे, ठीक है। और एक आपका क्या था, संघ था, और ये संघ कौन सा था, तो ये जो आपका संघ था ना, ये आपका था यूरोपियन यूनियन। कौन था, यूरोपियन यूनियन, यूरोप का कुछ यूनियन का देश था, यूरोपियन यूनियन। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में जो अध्यक्षता कौन किया था, तो अपना प्यारा देश भारत। 2023 में होने वाला जो बैठक था, इसमें एक और संघ को जोड़ा गया, एक और संघ को जोड़ा गया, और किसको जोड़ा गया, तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, अफ्रीकन यूनियन। और इस तरीके से अब इसकी संख्या बढ़ गई, अब G20 की जगह पे क्या कहलाएगा, G21 कहलाएगा। मतलब आप यहाँ पे एक और जोड़ लो अपने मन से कि 19 देश है, एक संघ नहीं, एक और संघ हो जाएगा। और ये कौन सा संघ होगा, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया था, तो भारत जब अध्यक्षता कर रहा था तब जोड़ा गया था, ठीक है। देखो अभी भारत यहाँ पे ना 3 बार का बता दिया जाता है, भारत अध्यक्षता किया 2023 में, इस बार कौन करेगा, तो इस बार करेगा आपका करेगा, कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है। अगले वाले का आप बताइएगा कि ब्राजील के बाद कौन करेगा। इसको ट्रोइका कहा जाता है, जहाँ पे तीनों के बारे में बताया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे सारे देशों का नाम दिया, ठीक ना, आप इसको पढ़ लेना थोड़ा जूम करके। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कहलाती है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके इस्लाम धर्म के कह लो कि सूफी संत थे, ठीक है, उनका आपका जीवनी लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, जहां आरा जी के द्वारा लिखा गया। और किस नाम से उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मुन्नीस अल अरवाह के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही नहीं लिखा, सी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मुन्नीस अल अरवा। चलो बात करें जहां आरा के बारे में, पहले तो आप ये पढ़ लेना। यहाँ पे मेनली हम लोग को देखना था जहां आरा के बारे में। तो देखो जहां आरा कौन थी, जहां आरा, तो ये किसकी पुत्री थी, ये आएगा, तो ये शाहजहां, ये आपके शाहजहां और मुमताज महल, मुमताज महल जिसको अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है, मुमताज महल की पुत्री थी कौन, तो ये थी आपकी जहां आरा, ठीक ना। जहां आरा किसकी पुत्री थी, तो शाहजहां और आपके मुमताज महल की ये पुत्री थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर देखो यहाँ पे, चलो मुझे एक चीज सीखते हैं यहाँ पे, शाहजहां और मुमताज महल का ना कहा जाता है टोटल 14 बच्चे हुए थे, इसमें से 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 आपके जीवित थे। 7 में कौन कौन थे, तो अगर इनके पुत्रों में देखें तो सबसे बड़ा पुत्र और सबसे शिक्षित पुत्र और अच्छा भी था दारा शिकोह। उसके बाद हो जाएगा आपका जो सबसे कट्टर साबित हुआ था, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औरंगजेब,
ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो पहले तो हो जाएगा आपका दारा शिकोह, फिर हो जाएगा आपका औरंगजेब। उसके बाद देखिएगा फिर तीसरा बेटा हो जाएगा मुराद बख्श, ठीक है, मुराद बख्श। ये सारे जिंदा बचे थे ना, ये सारे जीवित थे, मुराद बख्श। और फिर हो जाएगा आपका शाह शुजा। तो 4 पुत्र इनके जीवित बचे थे और 3 पुत्रियां जीवित बची थी, ठीक है। कौन कौन, तो पुत्री में देखिएगा जहां आरा, जहां आरा, रोशन आरा, रोशन आरा और आपका गौहन आरा, ठीक है। ये इनके सारे बच्चे थे जो जीवित बचे थे, बाकी सारे तो आपके मतलब मर गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी किसी भी वजह से। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जहां आरा जो है ये शाहजहां और मुमताज महल की पुत्री थी, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 6 में। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे देखो, जैसे एक ना गुलबदन बेगम थी, ठीक ना, एक आपकी गुलबदन बेगम थी जो आपके मुगल काल से ही संबंधित थी। क्या नाम था उनका, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। चलो आप बताना कि क्या ये किसी मुगल शासक का, क्या ये किसी मुगल शासक का ये आत्मकथा नहीं जीवनी लिखी है। गुलबदन बेगम जो है मुगल वंश से संबंधित है, क्या ये किसी मुगल शासक का जीवनी लिखी है, और अगर लिखी है तो आप बताइएगा कि किसका लिखी है और किस नाम से लिखी है, ठीक ना। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, चलो पहले यहाँ से ही एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पैतृक नाम था, जो बचपन का नाम था, जो माँ बाप के द्वारा दिया हुआ नाम था, वो क्या नाम था, वो नाम था मूल शंकर, ठीक है। पैतृक नाम क्या था, मूल शंकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो पहले तो आ जाओ कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1875 में। आर्य समाज के द्वारा ही एक कोटेशन दिया गया था, कौन, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक ना। आप पढ़े होंगे कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, लौटे, लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके टाइम में कहे थे, तो ये देखिएगा आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय, ठीक है। किसके टाइम में ये लाइन बोला गया था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। ये भारत का वायसराय था, और कब से कब तक भारत का वायसराय रहा था, तो ये रहा था आपका 1872 से लेकर के 76 तक। आपको वायसराय नहीं समझ में आ रहा कि वायसराय क्या होता है, तो देखिए हुआ क्या था ना कि भारत में जब अंग्रेज की कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनियां आई थी, पुर्तगाल की, डच की, अंग्रेज की, फ्रांसीसी की, बहुत सारी कंपनियां आई थी। उनमें से अंग्रेज कंपनी भारत में टिक गए थे ना, भारत में पैर अपने जमा लिए थे, जिसका 2 युद्ध ना इसका रीजन रहा था, प्लासी का युद्ध और फिर आपका बक्सर का युद्ध। तो हुआ क्या था कि फाइनली जब अंग्रेज यहाँ पे बैठ गए, जब यहाँ पे जम गए, तो फिर ये अपना कंपनी का नवाब बनाना शुरू किया। तो पहले आपका बना था कंपनी के थ्रू बंगाल का नवाब बना था, ठीक है, बंगाल का नवाब बना था। तो वो बंगाल का नवाब भारतीय ही होता था, भारत के शासक ही होते थे, जिनको आपको काम थोप दिया जाता था, और जितना भी फायदा, जितना भी पैसा कमा रहा था, वो कौन कमा रहा था, वो कंपनी का आदमी कमा रहा था। और कंपनी का आदमी क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था गवर्नर, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुआ था, बंगाल से, इसलिए कहा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो पहली बार जब बंगाल का गवर्नर बना था 1765 में, कौन बन के आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद कुछ दिनों बाद 1772 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं उसको, और उसी के तहत आपका बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसको मॉडिफाई किया गया, और बंगाल का गवर्नर का पद को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो कौन बन के आया, वो बन के आया वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर 1833 में जब अंग्रेजों का लगभग कब्जा हमारे पूरे भारत पे हो गया, तो 1833 में भी एक्ट आया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल, है ना, भारत का गवर्नर जनरल। और वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब भारतीयों का, अंग्रेजों का और भी जब कब्जा भारत पे हो गया, तो फाइनली जो आपकी वहां की महारानी थी, उनका जब पूरी तरीके से प्रभुत्व भारत पे हो गया, तो 1858 में भारत में वायसराय बन के आया। और पहला वायसराय कौन बन के आया, लॉर्ड केनिंग। तो यही वायसराय का बात चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये याद रखो। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखें तो इसके समय में 1905 में बहुत ही भयानक काम हुआ। क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक बंगाल का, मतलब भारत का वायसराय था, तो 1899 से 1905। और 1905 में ये किसी बात से गुस्सा हो गया था, और इसी वजह से अपना इस्तीफा देकर के चला गया था, ठीक ना। डलहौजी के बारे में देखें तो ये आपका 1848 से लेकर के 56 तक भारत का वायसराय था। इसके समय में एक हड़प की नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प की नीति, गोद लेने वाला जो आपका प्रथा था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था ब्रिटिश प्रांत में, तो सतारा को 1848 में, और सबसे लास्ट में किसको मिलाया गया था, क्लास में हम पढ़ाए हैं नागपुर को, और कब मिलाया गया था आप बताइएगा। चलिए आ गया, देखिएगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से, बहुत बार बताया है वीडियो में, बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 8 अगस्त को। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो पहले तो आ जाओ कि त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, 3 टोकरियां, या फिर आप ना देखे होगे गांव देहात में होता है ना कि बक्सा को भी पेटी कहा जाता है, और पेटी से ही आया पिटक, मतलब 3 बड़े बड़े बक्साओं में लिखा रखा हुआ पुस्तक को क्या कहा गया, त्रिपिटक आ गया, क्योंकि 3 बुक था तो 3 से वहां 3 आ गया, और फिर पिटक से आपका बक्सा आ गया। तो ये रिलेटेड है आपका किससे, तो ये रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ लिखा गया था, खास की ये त्रिपिटक किस भाषा में था, पाली भाषा में, ठीक ना। अगर और देखें तो 3 कौन पिटक था, तो चलो देखते हैं। एक था आपका सूत पिटक, ठीक है, एक था आपका सूत पिटक, दूसरा था आपका विनय पिटक, ठीक है, दूसरा था आपका विनय पिटक। अब देखो इधर इधर से हो गया, इधर से हो गया, देख लेना अपना। उसके बाद फिर तीसरा में आइएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक हो गए। कभी कभी सवाल बनता है, जैसे अभिधम पिटक जो है किसके समय संकलित किया गया था, अशोक के समय, ठीक ना, किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, ठीक ना। सूत पिटक में किस चीज का चर्चा है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञानों का चर्चा है ना, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए क्या कह सकते हैं उसको, लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, हाँ उपदेश का चर्चा कहाँ है, तो यह है आपका सूत पिटक में, ठीक ना। विनय पिटक देखे तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो आपका मठ का निर्माण किया गया था ना, होता था कि कुछ लोग जो बौद्ध धर्म अपना लिए वो अपने घर को छोड़ के मठ में आके निवास करने लगते थे, तो मठ के नियमों के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है, मठ के नियमों के बारे में चर्चा, मठ के नियमों के बारे में चर्चा यहाँ किया गया। और अभिधम पिटक में क्या था, तो यहाँ पे बौद्ध दर्शनों का चर्चा किया गया था, ठीक है, किसके बारे में, तो भिक्षु के द्वारा, विद्वान के द्वारा जो बौद्ध दर्शन हुआ करता था, फिलॉसफी हुआ करता था, उसका चर्चा कहाँ किया गया, तो अभिधम पिटक में कहा गया, ठीक ना। अगर बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म का जो आपका बुक हुआ करता था, ठीक है, उसका जो आपका रचना होता था वो किसमें लिखा जाता था, अर्धमागधी में, अर्धमागधी, या फिर आप कह लो प्राकृत भाषा में आपका जैन धर्म का बुक्स लिखा जाता था, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन, डॉक्टर वायु, या फिर आपका डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। तो सवाल कर रहा है कि किस हवा को आपका डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो ये आपका किस प्रकार का हवा है, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका सबसे पहले तो ये हवा जो है कहाँ चलता है, तो सहारा वाले क्षेत्र में चलता है। सहारा आपको याद आ रहा है, कल या परसों वाले वीडियो में देखे थे, सहारा रेगिस्तान, ठीक ना। सहारा मतलब अफ्रीका वाले रीजन में चलता है। कैसी हवा है, तो गर्म एवं शुष्क हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा। कौन, डॉक्टर पवन, डॉक्टर वायु, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हड़मट्टन हवा को किस नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ बहती है, तो सहारा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, गर्म और शुष्क हवा है। इस चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे देखिएगा बोरा, तो बोरा भी आपका एक हवा का नाम है। कहाँ चलती है, तो ये चलती है इटली में, ठीक है, कहाँ चलती है, इटली में। और कैसी हवा है, तो ये हो जाएगा आपका ठंडी हवा है, ठीक ना। चिनूक जो है ये आपका किधर चलता है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और एक एग्जाम में पूछा हुआ था, उत्तरी अमेरिका दे करके नहीं, घास के मैदान का नाम दे दिया था। तो चिनूक जो है ये आपका प्रेरीज वाले क्षेत्र में भी चलता है, ठीक है। प्रेरी क्या है, तो आपके उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो प्रेरी भी कहा जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा चिनूक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। एक बचा हुआ है आपका मिस्टल, तो मिस्टल जो है ये कहाँ बहती है, मिस्टल हवा जो है ये आपकी फ्रांस में बहती है, ठीक है, फ्रांस नदी पूछ लेगा तो रून नदी के क्षेत्र में, रून नदी के क्षेत्र में मिस्टल हवा बहती है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। देखो नॉर्मल कुल मिला के ये बोल रहा है ना
कि जो आप देखते हो राज्य का नाम चेंज हो गया, जैसे केरला का हुआ, केरल का क्या हो गया, केरलम हो गया। तो राज्य का नाम जो चेंज होता है, राज्य का एरिया चेंज होता है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये सारे राज्य जो एक राज्य से अलग हो रहे हैं, तो कैसे हो जाते हैं, कौन करता है, करता कौन है, संसद। पहला तो चीज आप ये याद रखो, करता कौन है, संसद। अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास अधिकार है ना। कहाँ पे इसका चर्चा किया गया, क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो ये चर्चा किया गया भाग 1 में। जब आप संविधान खोलते हो तो संविधान के भाग 1 में ये चीज कहा गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच का अनुच्छेद आता है। भाग 1 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर अनुच्छेद 1 से 4 के बीच के आर्टिकल्स आते हैं, और उसमें कहा गया है राज्य के संघ और क्षेत्र के बारे में। तो पहले तो आप यहाँ पे देख लो, तीनों का चारों देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आप जैसे ही भाग 1 खोले, ठीक है, भाग 1, यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल सब दिख गए। चलो देखते हैं चारों के बारे में। एक में कहा गया है भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। दूसरे में कहा गया है कि उस क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है, उस क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है जो तत्काल अभी भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया कि आप उस क्षेत्र को भारत में मिला सकते हो जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। सिक्किम में किसका शासन हुआ करता था, तो चोग्याल वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। लेकिन आगे जब वहां पे रेफरेंडम हुआ, आपका क्या हुआ, जनमत संग्रह, ठीक है, आगे जब वहां पे जनमत संग्रह हुआ तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लेकिन इसके लिए संशोधन किया गया था। संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का सह राज्य बन के मिला, और उसके तहत अनुच्छेद 2 का ए जोड़ दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 2 का ए जोड़ा गया और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। और कुछ समय बाद जब सिक्किम कंफर्टेबल था तो आपका फिर से एक संशोधन किया गया, और उसके तहत आर्टिकल 2 का एक खत्म कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य भारत का बना दिया गया। यहाँ पे देखो 2 सवाल था, दोनों सवाल आपके लिए छोड़ दिए। पहले तो आप इसको लाइन में लिख लेना कि उस क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे कल को पाकिस्तान भारत में मिलना चाहता है, पाकिस्तान, हाँ, कल को बांग्लादेश भारत में मिलना चाहता है, तो किस अकॉर्डिंग मिलेगा, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग। सारा अधिकार किसके पास है, 1, 2, 3, 4 में जो भी काम हो रहा है, संसद के पास। आप ये बताइएगा, हम अभी रिसेंट में क्लास में पढ़ाए हैं कि अगर सिक्किम भारत में पहली बार सह राज्य के रूप में मिला तो कितने नंबर के संशोधन के माध्यम से मिला, और फिर पूर्ण राज्य के रूप में मिला तो वो भी किस संशोधन के माध्यम से मिला। ये सवाल भी रिसेंट अभी हम 1 से 2 दिन पहले पढ़ाए, तो आप इसको बताइएगा। तीसरा में क्या है कि वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है, वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है, अगर संसद उसमें कुछ भी चेंज करना चाहता है, नाम में चेंज करना चाहता है, एरिया चेंज करना चाहता है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। इसके लिए चलो अनुच्छेद 4 में आते हैं। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है ना कि जब आप 2 और 3 में जब चेंजेस करते हो तो उसके लिए संविधान संशोधन, इट मीन्स कि अनुच्छेद 368 का जरूरत नहीं पड़ता है। साधारण बहुमत के द्वारा आप किसी भी राज्य का एरिया, नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3, है ना। ऑप्शन नंबर देखो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ACBD, आप यहाँ पे जाइएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 3। और हम लोग यहाँ पे चारों आर्टिकल देख लिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट में, और लास्ट क्वेश्चन आपका अनेर पंजारा वायु बाघुर, देखो नाम देखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनेर, पंजारा और बाघुर जो है किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, हेल्पर नदी है। किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये बात उस नदी के बारे में हो रहा है ना जो आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक आपका पर्वत है और उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलती है, ठीक है। वैसे ये जो नदी है ना, ये थोड़े अपोजिट टाइप की बहती है। अपोजिट कहने का मतलब है कि यह नदी जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो होता क्या है ना कि भारत में जो मैक्सिमम नदियां है ना, वो आपकी बहती हुई क्या होती है, तो इस तरह से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन 2 बहुत फेमस नदी है, उसका नाम आप याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, इसी को बहुत जगह तापी भी कहा जाता है। ये दोनों नदी जो है आपका क्या होती है, इधर से बहती हुई आती है और आपके पश्चिम की ओर गिर जाती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत से निकल रही है पूर्व से आकर के पश्चिम की ओर, और पश्चिम में कहाँ पे गिरेगी, रोड पे थोड़ी गिरेगी, कहाँ गिरेगी, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। अगर आपसे और भी डिटेल में जाएगा तो कहाँ जा सकता है, तो अरब सागर के खंभात की खाड़ी में, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो पूछ किसके बारे में रहा है, अनेर, पंजारा, बाघुर, और एक नाम और याद रखना, गिरना भी नदी है, ठीक है, गिरना।
गिरना नदी हो गई और आपकी पूर्णा नदी हो गई। ये सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा आपका तापी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती और नर्मदा के बारे में याद रखिएगा कि अपोजिट साइड गिरने वाली नदियां हो जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा जो है ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी, भारत की नहीं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का जो भारत में लंबाई है वो कितना हो जाएगा 916 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्रा का ऑल ओवर लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर। ठीक ना, तो चलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा और फैक्ट देखते रहेंगे, कल वाले वीडियो में भी देखे थे सब। तो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इतने ही फैक्ट के साथ।